हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 7 है और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी थी, जो केंद्र स्थल सिद्धांत था, वो किसने दिया था? वो दिया था क्रिस्टालर महोदय ने। किसने दिया? क्रिस्टालर महोदय ने दी थी सेंट्रल प्लेस थ्योरी। और जो ये क्रिस्टालर थे, ये कहाँ से थे? ये एक जर्मन भूगोलवेता थे। तो क्वेश्चन में आ सकता है थ्योरी ये किसने दी, नाम पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा कि ये क्रिस्टालर जो महोदय थे ये कौन से देश से बिलोंग करते थे। चार ऑप्शन होंगे, आपको जर्मन टिक करना होगा। आगे है, दक्षिण जर्मनी के अधिवासों का जो अध्ययन किया था 1933 में, उसके बेस पर दिया था ये केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर ने। क्या था कि 1933 में जर्मनी, जो कि दक्षिणी जर्मनी थी ना, वहाँ पे जो भी अधिवास थे उनका अध्ययन किया पहले क्रिस्टालर महोदय ने। फिर उनके ऊपर बेस्ड एक थ्योरी दी थी, उसी थ्योरी को क्रिस्टालर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे है, जो क्रिस्टालर महोदय थे वो एक निश्चयवादी ये भूगोलवेता थे। क्या थे? निश्चयवादी थे। तो जो ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है, ये क्या है? ये एक निश्चयवादी सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जो कि ये केंद्र स्थल सिद्धांत है, इसमें मात्रात्मक उपागम का यूज हुआ है। मात्रात्मक यानी कि जो भी वो अधिवासों का अध्ययन किया था ना, उसमें उन्होंने गणितीय जो भी चीज़ें यूज की थी मैथ से रिलेटेड, फिर ये था, इसी को बोला है मात्रात्मक उपागम या फिर गणितीय भूगोल के ऊपर ये बेस्ड थी। कि इन्होंने कुछ भी, मान लो अपने सिद्धांत में जो भी गणनाएं वगैरह की होंगी, वो क्या था, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो क्या कहलाई? मात्रात्मक कहलाई। और मात्रात्मक किससे रिलेटेड होता है? ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो भी ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, ये किसने दी? ये दी क्रिस्टालर महोदय ने, जो कि एक जर्मन भूगोलवेता थे। और ये जो थ्योरी थी, ये उन्होंने कैसे दी थी? इन्होंने सबसे पहले दक्षिणी जर्मनी के जो अधिवास थे उनका अध्ययन किया था 1933 में। फिर उसके बेस पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया, वही कहलाया केंद्र स्थल सिद्धांत। और ये एक निश्चयवादी सिद्धांत भी है। और इसमें क्या यूज किया गया है? मात्रात्मक उपागम यानी कि गणितीय भूगोल का यूज हुआ है इस सिद्धांत को देने में। ठीक है, निकालने में, इसमें जो भी गणनाएं की हैं। आगे है, क्रिस्टालर ने केंद्र उस स्थान को माना है जहाँ पे जनसंख्या का समूह, व्यापार, वस्तुएं और सभी सेवाएं होंगी। क्या है कि जहाँ पे व्यापार हो या फिर वस्तुएं और सेवाएं दी जाती हों, जैसे मार्केटिंग का जो एरिया होता है ना, वो वाला एरिया हो, या फिर जनसमूह हो, इन सभी चीज़ों को उसने क्या माना है? केंद्र माना है। केंद्र में क्या हुआ? जनसंख्या का समूह हो गया, व्यापार होगी, वस्तुएं होगी और सेवाएं हो जाएंगी। आगे है, केंद्र अपने चारों ओर के क्षेत्र को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करता है। क्या होगा? जैसे ये केंद्र है, यहाँ पे क्या होगा? जनसमूह भी होगा, वस्तुएं भी होंगी, सेवाएं भी होंगी, व्यापार भी होता होगा। यानी कि ये मार्केट का बड़ा एरिया है और ये क्या कर रहा है? अपने आसपास के क्षेत्र जो भी हैं उनको ये सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है, जो कि केंद्र है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं? जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं वो देखिए आप। फर्स्ट है, जलवायु, वनस्पति और उच्चावच ये एक जैसा होना चाहिए, अर्थात कोई भी प्रदेश है वो एक रूपता लिए हुए होना चाहिए। सेंट्रल प्लेस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? उन अधिवासों का, उन्होंने जो भी स्टडी की थी उसकी, अधिवासों की, उसमें उन्होंने क्या देखा कि जिस भी एरिया का, एक पर्टिकुलर एरिया जिसकी उन्होंने स्टडी की है, उसमें केंद्र में तो क्या है? जनसमूह है, बाजार हैं और जो ये सेवाएं और व्यापार है ये हैं। लेकिन वो जो एरिया है ना, वो पूरा का पूरा जो है, उसमें एक रूपता होनी चाहिए, उसमें समान जलवायु हो, एक जैसी वनस्पति हो और उच्चावच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण जो है वहाँ पे समान होना चाहिए। और जो आर्थिक जो मानव हो, यानी कि आर्थिक गतिविधियों में जो भी लोग लगे हुए हैं या फिर आर्थिक दृष्टि से जो भी निर्णय है, वो क्या है? वहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। आगे है, क्रेता वस्तु व सेवा खरीदने के लिए न्यूनतम दूरी तय करें। जो क्रेता होते हैं, यानी कि जो भी क्या करते हैं, वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं, वो क्या करें? एक न्यूनतम दूरी तय करें जहाँ से लोग क्या कर सकें? उन सेवाओं को
प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है केंद्र स्थल एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं जिससे क्रेता को भी लाभ प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है किसी स्थान की केंद्रीयता। किसी स्थान की केंद्रीयता क्या होगी इसमें, वहाँ पर जो वस्तुओं की जो महत्ता होगी और जो विस्तार होगा ना उससे वो निर्धारित होती हैं। केंद्रीयता यानी कि मान लो यहाँ पे कोई भी एक सामान है पर्टिकुलर उसी एरिया में मिल रहा है तो वो क्या कर दिया उसने, उसी की वजह से उन वस्तुओं की और उन सेवाओं की महत्ता यानी कि उनका क्या ये बढ़ गया उनका कि भाई ये चीज़ें यहीं पे मिलेंगी, ठीक है ना। इस तरह से आगे है वस्तुओं की प्रास। वस्तुओं की प्रास क्या होती है कि मान लो एक कोई भी व्यक्ति है वो सामान खरीदने के लिए अपने घर से और उस मार्केट तक जा रहा है तो वो जो मैक्सिमम ये दूरी तय कर रहा है ना किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए तो वो है वस्तुओं की प्रास। आगे देखिए वस्तुओं की देहरी। वस्तुओं की देहरी में क्या होगा, इसमें मान लो कोई भी सेवा मिल रही है, मान लो ये यहाँ पे है कोई हॉस्पिटल ही लगा लो या फिर कोई मार्केट ही लगा लो, तो क्या है हॉस्पिटल में आसपास के क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं या फिर मार्केट में आ रहे हैं तो क्या होगा, अगर ये लोग आएंगे नहीं तो ये चीज़ें चलेंगे थोड़ी ना। तो जो ये यहाँ पे व्यक्ति आ रहे हैं ना ये सेवाएं प्राप्त करने के लिए इस केंद्र में, तो उन लोगों की जितनी अधिक संख्या आ रही है वो लोगों की संख्या ही कहलाती है देहरी, ठीक है। आगे देखिए क्रिस्टालर ने अपने सिद्धांत को षटकोणीय रूप में दिया। क्या दिया, षटकोणीय रूप में दिया। ये देखो ये इस तरह से 6 कोण बनते हैं जिसको उसको बोलते हैं षटकोण। तो क्रिस्टालर ने जो भी अपना सिद्धांत दिया उसमें वो किस रूप में दिया, षटकोणीय रूप में दिया था। और इसमें क्या बोला कि एक वस्तु को खरीदने के लिए कई उपभोक्ताओं की उपलब्धता रहेगी। कैसे, देखो इस तरह से हो गया तो यहाँ इधर से भी आ रहे हैं इधर से भी, देखो 6 तरफ से आ रहे हैं लोग, ठीक है ना। यहाँ पे 6 तरफ से आ रहे हैं, फिर यहाँ पे इस तरफ ये होगी, देखो एक तो इस तरह से होगा और एक बिल्कुल इस तरह बना दे तो इतना नहीं हो पाएगा ना संपर्क जिस तरह से षटकोण में हो पा रहा है। तो इन्होंने षटकोण में क्यों दिया था ये सिद्धांत, क्योंकि इनका मानना था मान लो कोई भी वस्तु है उसको खरीदने के लिए उपभोक्ता आएंगे तो उन उपभोक्ताओं की उपलब्धता अधिक रहेगी इस तरह से, ठीक है। आगे है के अक्षर का यूज किया था उन्होंने। किस अक्षर का यूज किया उन्होंने, के अक्षर का यूज किया था जो कि कार्य क्षमता को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में आ जाए कि क्रिस्टालर ने अपनी जो थ्योरी दी है उसमें के अक्षर का क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या शो करता है, तो के अक्षर शो करता है कार्य क्षमता को। किसको, कार्य क्षमता को, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बाजार, यातायात, प्रशासनिक सिद्धांत, ये सारे के सारे इसी में ही आ जाते हैं जो कि केंद्र स्थल की जो अधिकता होगी ना उसको दर्शाते हैं। और इसमें जो पद होते हैं वो उच्च होगा और जो केंद्र स्थल का जो कम दिखाएगा ना उसका पद होगा कम, ठीक है। के मूल्य के अनुसार आगे देखिए इन्होंने क्या वर्णन किया है। क्रिस्टालर ने एक बस्ती का वर्णन किया और उस बस्ती में उन्होंने क्या बताया, देखो 3 प्रकार से बताया उन्होंने, 3 चीजें बताई, निम्न स्तर का गांव, मध्यम कस्बों का गांव और उच्च केंद्रीय नगर। क्रिस्टालर ने एक बस्ती का वर्णन किया और उसमें उस बस्ती के 3 प्रकार बताए थे। कौन से 3 प्रकार बताए, देखो निम्न स्तर का गांव बताया, फिर मध्यम कस्बों का गांव बताया और फिर तीसरा बताया उच्च केंद्रीय नगर, ठीक है। आगे है क्रिस्टालर ने जो ये सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत किस प्रकार से दिया था, इन्होंने क्या माना था कि के को इन्होंने 3 के इक्वल बांटा, 3 माना, के को क्या माना 3, यानी कि एक जो षटकोण होगा ना उसमें 3 पार्ट होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 3 पार्ट होंगे और प्रत्येक निम्न केंद्र को देखो 3 बड़े केंद्रों में घिरा हुआ माना और पूरा एक बड़ा केंद्र 6 भागों से घिरा था और एक छोटा भाग 1/3 को दर्शाता है, ठीक है ना। कैसे, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो ये षटकोण था तो ये 2-2 में इस तरह से इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका ये एक पार्ट है ना ये दर्शा रहा है 1/3 को, ठीक है, 1/3 को। तो इसमें क्या है कि जो एक ये देखो ये पहला बीच में जो केंद्र दर्शा रखा है ये कितने चारों ओर के इसके भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 भागों का एक अकेला केंद्र है जहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है। क्या है, ये एक पूरा ये वाला जो है ना ये 1 लिख रखा, ये पूरा एक केंद्र है और ये जो 6 पार्ट है ना
ये सब पार्ट हैं इसके, ठीक है, जो इसको घेरे हुए हैं। ये एक बड़ा केंद्र तो है, लेकिन जो इसके चारों ओर ये षटकोणीय रूप में है ना, ये एक षटकोण में 3 पार्ट हैं, तो इसमें भी तो केंद्र हुआ ना। लेकिन जो ये एक लिखा है ना, ये सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन जो ये 1/3 वाले पार्ट है ना, यहाँ पे भी छोटे छोटे केंद्र हैं, ठीक है। और जो इस तरह से हमने ये गणना की है कि 6 को हमने डिवाइड कर दिया 1/3 से, इक्वल टू 2 आ गया, फिर 2 + 1 इक्वल टू 3 आ गया। फिर से देख लीजिए क्या हुआ इसमें। क्रिस्टालर ने जो बाजार का सिद्धांत दिया था ना, उसमें के रिप्रेजेंट करता है 3 को। किसको? के किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि क्या होगा कि कोई भी ये एक षटकोणीय, ये बीच का केंद्र है और इसको 6 प्लेस घेरे हुए हैं। ये देखो 6 ओर से ये घिरा हुआ है, ठीक है ना। षटकोण है तो हर एक जो इसकी ये इस तरह से एक एक बाजू होगी, इसके चारों ओर एक एक और केंद्र होगा, ठीक है। फिर जो ये इसके चारों ओर ये षटकोण बने हुए हैं ना, ये एक षटकोण जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1/3 1/3 1/3, इस तरह से ये बना हुआ है। और ये 6 के 6 षटकोण इस बड़े षटकोण को घेर रहे हैं ना, तो ये एक इन 6 षटकोण का केंद्र हो गया है ये। और एक छोटा भाग जो है वो किसको दर्शाता है? 1/3 को दर्शाता है। ये एक छोटा पार्ट है ना, ये 1/3 को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये जो हमने ये पढ़ा है ना क्रिस्टालर का सिद्धांत, इसमें अगर मान लो केंद्र बड़ा होता जाएगा तो ये जो आगे हम 3, फिर 3 के आगे हम 9, फिर 27, इस तरह से हम आगे इसको काउंट करते जाएं। देखिए यहाँ पे ये दे भी रखा है कि जैसे जैसे षटकोणीय रूप बड़ा होता जाएगा ना, तो के का मान बढ़ता जाएगा। और कैसे बढ़ेगा? ये क्यूब में बढ़ेगा। 3 है, और बड़ा होगा तो फिर 9 होगा, फिर और बड़ा होगा तो 27 होगा, और बड़ा होगा तो 81। इसी तरह से 3 3 का क्यूब बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं यातायात का सिद्धांत। यातायात का सिद्धांत क्या है? इसमें भी उन्होंने षटकोण ही लिया है। और जो वहाँ पे हमने जो पहले ये पढ़ा है उसमें क्या था? अधिवासों में तो था के का मान 3, और इसमें हो जाएगा के का मान 4। यानी कि जो प्रत्येक षटकोण होगा ना, ये षटकोण होगा, इसके 2 भाग किए उन्होंने। क्या किया? 2 भाग किए, और एक भाग जो है उसका दर्शाएगा 3 को, ठीक है। इस तरह से फिर आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इसका के का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे ये इसके क्या है, ये हम इसका मान इस तरह से बढ़ेगा कि जैसे एक पहले था ये 4, के का मान था 4, फिर और बड़ा हो जाएगा अगर षटकोण, फिर हो जाएगा 16, फिर और बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा 64, फिर और बड़ा होगा तो होगा 256। इस तरह से ये के का मान यातायात के सिद्धांत में बढ़ता जाएगा। अब ये और देखो कि इसमें हमने यहाँ पे 4 माना है, तो ये 4 का स्क्वायर क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है देखो कि हमने एक षटकोण को 2 भागों में बांटा था। तो ये कितने षटकोण थे यहाँ पे? ये थे 6। तो 6 षटकोण के कितने बन गए? आधा आधा करके ये बन गए 3। टोटल पूरे जो माने हमने वो बन गए 3। और एक ये वाला जो पार्ट था बीच वाला, ये हो गया 1 पूरा का पूरा। तो टोटल कितने हो गए? ये 4 हो गए, ठीक है ना। ये इस तरह से 4 माना है हमने। आगे देखिए प्रशासनिक सिद्धांत। प्रशासनिक सिद्धांत में क्या है? इसमें के का मान माना है 7। कैसे माना है? वही सेम, जो बीच वाला केंद्र है वो है 1, और इसके चारों ओर कितने हैं? ये इसके चारों ओर हैं 6 षटकोण, 6 हैं और एक अंदर का है, तो टोटल हो गए कितने? 7। तो एक षटकोण का पूरा मान हमने क्या माना है? 1 माना है। और फिर 1 माना है तो टोटल किया हमने, फिर इनका सातों का, तो ये 7 हो गया है। 7 टोटल हुआ है। तो फिर जो जो ही षटकोण का मान बढ़ेगा तो इस तरह से बढ़ेगा, इस श्रेणी में जाएगा ये मान 1 7 49 343, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा प्रशासनिक सिद्धांत में। आगे फिर इसकी क्या आलोचना हुई? देखो इस प्रदेश में एक रूपता नहीं हो सकती है, जैसे ये षटकोण वाला दिया है ना, तो इसकी आलोचना में कहा गया, सबसे पहले इन्होंने जो ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या माना था कि प्रदेश में एक रूपता होनी बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इस तरह से अगर होगा, ये षटकोण रूप में उन्होंने ये दिया है, तो इस तरह से किसी भी प्रदेश में एक रूपता नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि पूरे प्रदेश में समान रूप से वितरण है जनसंख्या का, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ना। ऐसे तो कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। आगे है वस्तुओं की डिमांड।
हाँ, ये भी बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि भई हमें एक टाइम पे जो चीज़ मिल रही है, हम जिसको खरीद रहे हैं, वही जो जनसंख्या पूरी की पूरी जनसंख्या उसी को ही खरीदती रहेगी हमेशा, और न ही सभी केंद्रों पर समान क्रेता होंगे, ठीक है? तो इसकी किसने की थी ये आलोचना? ये की थी लाश महोदय ने। किसने की थी? लाश महोदय ने इसकी आलोचना की थी। फिर इन्होंने भी, लाश महोदय ने भी बाज़ार केंद्र का सिद्धांत दिया था। उसके बारे में देखिए, लाश ने अपनी बुक द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन, बुक का नाम आता है, देखो क्या नाम है लाश महोदय की बुक का? द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन। इसमें अपना ये बाजार केंद्र सिद्धांत दिया था, ठीक है? और इन्होंने भी इसको षटकोणीय ही माना था, ठीक है? लेकिन इन्होंने क्या माना था कि जो के का मान था ना, वो इन्होंने परिवर्तनशील माना था, ठीक है? क्या माना इन्होंने? के का मान परिवर्तनशील माना था। ये क्या बोले कि इस जो मूल्य होता है ना, वो सदैव समान नहीं रहता। देखो, हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसका मूल्य ये नहीं है ना कि भाई समान है, वो टाइम टू टाइम घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये के का जो मान है ये परिवर्तनशील माना लाश महोदय ने, ठीक है? आगे इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि यूएसए का आयोवा प्रांत, जिसका इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया, ठीक है? फिर वहां पे क्या हुआ कि बस्ती का क्रम बाहर से अंदर या फिर नीचे की ओर माना था। इन्होंने क्या किया? यूएसए का कौन सा प्रांत था जिसका अध्ययन करके इन्होंने अपना बाजार केंद्र सिद्धांत दिया लाश महोदय ने? वो था आयोवा प्रांत। आयोवा प्रांत था, उसका इन्होंने अध्ययन किया था। फिर उसके बेस पे इन्होंने के को परिवर्तनशील माना था लाश महोदय ने, और अपना बाजार केंद्र सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या बताया कि जो बस्ती का क्रम है ना, वो बाहर से अंदर या फिर नीचे ऊपर की ओर माना जाता है। फिर आगे इन्होंने क्या दिया बताया? सघन आबादी क्षेत्रों के लिए जो ये सिद्धांत था ना, ये था सघन आबादी क्षेत्रों के लिए, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने इस सिद्धांत को सरल नहीं बताया, लेकिन वास्तविकता के निकट बताया, ठीक है? तो ये था सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जो कि दी किसने? क्रिस्टालर महोदय ने। फिर इस थ्योरी का जो भी क्रिटिसिज्म किया था, वो किसने किया? लाश महोदय ने किया। और उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी वो थी बाजार केंद्र सिद्धांत। और लाश महोदय का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा? उनकी बुक से आ जाएगा, या तो कि बुक का नाम क्या था? द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन। या फिर आ जाएगा कि उन्होंने के का मान था वो क्या माना? के का मान माना लाश महोदय ने परिवर्तनशील। और इसमें फिर ये भी आ सकता है कि कौन से शहर का उन्होंने अध्ययन किया था, जिसके बेस पर उन्होंने जो बाजार का ये केंद्र सिद्धांत था ये दिया। तो आंसर हो जाएगा आपका आयोवा प्रांत। तो ये तो था क्रिटिसिज्म का। अब हम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो क्रिस्टालर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी है उसका। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी है वो दी क्रिस्टालर महोदय ने, जो कि जर्मन भूगोलवेता थे, एक निश्चयवादी भूगोलवेता थे। और जो ये थ्योरी थी ये भी निश्चयवादी सिद्धांत था। और ये कैसे दी? क्रिस्टालर महोदय ने सबसे पहले दक्षिणी जर्मनी के जो भी आवास हैं, अधिवास हैं, उनका अध्ययन किया 1933 में। फिर उसके बेस पे एक थ्योरी दी थी, उसी को कहते हैं सेंट्रल प्लेस थ्योरी। कब दी? 1933 में। और जो ये थ्योरी थी इसमें किसका प्रयोग हुआ है? इसमें मात्रात्मक उपागम यानी कि गणितीय भूगोल का यूज हुआ था। फिर जो ये क्रिस्टालर महोदय थे उन्होंने क्या माना कि जो भी ये थ्योरी दी थी ना, उसमें इन्होंने केंद्र में माना कि जनसमूह पाया जाएगा। और जो मार्केट में जो वस्तुओं का व्यापार होता है, जो सेवाएं मिलती है ना, वो सारी की सारी केंद्र में मिलेंगी। और इसके चारों ओर जो क्षेत्रों को वस्तुओं और सेवाएं जो हैं वो प्रदान करेगा जो ये केंद्र है। ये माना क्रिस्टालर महोदय ने अपने सिद्धांत में। फिर इन्होंने और मान्यताएं क्या मानी कि जो जलवायु होगी, वनस्पति होगी, उच्च आवास होगी, ये सारी की सारी उस प्लेस पे ये एक समान पाई जाएंगी। यानी कि जो वो क्षेत्र होगा जिसमें ये यूज़ हो रहा है ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी, वो प्रदेश बिल्कुल एक रूपता लिए हुए होगा। जनसंख्या का वितरण वहाँ पे समान होगा, ये भी माना। फिर इन्होंने ये माना कि क्रेता वस्तु और जो सेवा खरीदने के लिए जो दूरी तय करेंगे ना, वो न्यूनतम होगी। फिर इन्होंने माना कि केंद्र स्थल एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, जिससे क्रेता को लाभ भी मिल जाता है। फिर और क्या बताया इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे कि किसी भी स्थान की केंद्रीयता क्या होती है? जहाँ पर भी जो सेवाएं होती हैं ना,
उनका विस्तार होता है, यानी कि ये सेवाएं अधिक मिलती हैं। फिर उन्होंने बताया वस्तुओं की परास, एक पॉइंट ये भी दिया। वस्तुओं की परास क्या होती है, इसमें है ना जो अधिकतम जो दूरी होती है जो क्रेता किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए तय करता, वो होती है वस्तुओं की परास। और वस्तुओं की देहरी होती है लोगों की संख्या, जो भी उस प्लेस तक आता है वस्तुएं खरीदने के लिए, वो कहलाती है वस्तुओं की देहरी। आगे हमने पढ़ा जो कि ये क्रिस्टालर महोदय ने सिद्धांत दिया था, वो जो कि षटकोणीय रूप में दिया था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि जो क्रिस्टालर का जो सिद्धांत था वो किस रूप में दिया गया था, वो था षटकोणीय रूप में। एक वस्तु को खरीदने के लिए कई जो ये उपभोक्ता होंगे ना, उनकी उपलब्धता होती है जो षटकोणीय रूप होता है उसमें। फिर बोले कि जो के अक्षर है उसका यूज किया इन्होंने अपने सिद्धांत में। जो के अक्षर है ना वो क्या दर्शाएगा, वो दर्शाएगा कार्य क्षमता। क्वेश्चन में आता है कि के अक्षर क्या दर्शाता है क्रिस्टालर के सिद्धांत में, तो के दर्शाता है कार्य की क्षमता। इस के अक्षर के मूल्य के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टालर महोदय थे उन्होंने एक बस्ती का वर्णन किया। 3 प्रकार की वो पाई जाती है। पहला था निम्न स्तर का गांव, दूसरा है मध्यम कस्बों का गांव और तीसरा है उच्च केंद्रीय नगर, ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने जो क्रिस्टालर ने जो बाजार सिद्धांत दिया था उसमें के का मान माना था 3, के का मान 3 माना, और इस एक केंद्र के चारों ओर 6 जो षटकोण हैं वो माने इन्होंने। तो क्या हुआ, एक षटकोण को इन्होंने बांटा 1/3 पार्ट में, ठीक है। यानी कि जो बाहर वाले जो 6 षटकोण है ना, वो एक षटकोण 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। तो जो 6 षटकोण हो गए उसमें टोटल पूरे कितने बन गए, 2 बन गए, 3 के मिला के 2 बन गए, ठीक है ना। फिर जो बीच वाला एक था जो ये केंद्र था वो पूरा 1 नंबर माना। तो इन्होंने टोटल जो उस एक में जो ये बाहर वाले 1/3 + 1/3 1/3 1/3 इस तरह से 6 के जोड़ देंगे हम, ठीक है। फिर 6 के हम जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा, 6 को हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, और फिर 3 से कटेगा, ये 2 आ जाएगा, 2 में ये 1 जोड़ देंगे केंद्र वाला तो टोटल आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बाजार के सिद्धांत में ये के को दर्शाया था कि किस तरह से के का मान 3 बनता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये के का मान बढ़ेगा तो षटकोण का रूप भी बढ़ेगा। फिर के का मान बढ़ेगा जैसे क्यूब में बढ़ता है ना, पहले 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 27, फिर 81, इस तरह से बढ़ता जाएगा। फिर इन्होंने एक यातायात का सिद्धांत दिया। उसमें यातायात के सिद्धांत में और कुछ नहीं था, बस के का मान 4 था। वहाँ पे पहले वाले में 1/3 माना था, तो इसमें 1/2 माना। प्रत्येक जो बार के ये 6 षटकोण थे ना, तो एक षटकोण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसमें बस यही होगा कि ये 3 + 1 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार जैसे ही षटकोण का रूप बढ़ेगा तो के का मान भी 4 के इसमें डिफरेंस में बढ़ेगा। जैसे पहले 4 होगा, फिर 16 होगा, फिर 64 होगा, फिर 256, इस तरह से। फिर दिया इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत, जिसमें के का मान माना 7। कैसे माना कि एक तो बीच का केंद्र होगा और जो बिल्कुल चारों ओर जो 6 षटकोण थे केंद्र के, वो भी एक एक लिए होंगे, एक एक नंबर माना जाएगा, पूरा का पूरा 1 का। फिर जैसे ही षटकोण का मान बढ़ेगा तो सीधा 7 बढ़ जाएगा। जैसे 1 7, फिर षटकोण बढ़ा, फिर 49 हो गया, फिर बढ़ा, फिर 343 हो गया। इस तरह से इसमें मान बढ़ता है। फिर इसकी आलोचना की लाश महोदय ने, और क्या बताया इन्होंने कि कोई भी प्रदेश है उसमें एक रूपता नहीं हो सकती, और न ही समान जो वस्तुएं हैं हमेशा उन्हीं की डिमांड रह सकती है। ये नहीं है कि आज किसी एक पर्टिकुलर वस्तु की डिमांड है, कल भी उसी की रहेगी। और न ही सभी केंद्रों पर समान के ये क्रेता हो सकते हैं, ठीक है। फिर लाश महोदय ने अपना बाजार सिद्धांत दिया था, और उसमें कुछ नहीं है, उन्होंने यही बताया था कि यूएसए का जो एक प्रांत था आयोवा, उसका उन्होंने अध्ययन किया। फिर उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन, और इसी में उन्होंने अपना बाजार केंद्र सिद्धांत दिया था। इन्होंने भी इसको षटकोणीय माना था, लेकिन इन्होंने क्या माना कि के जो है ना वो परिवर्तनशील है, वो हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, ये उन्होंने माना था। तो ये था सेंट्रल प्लेस थ्योरी बाय क्रिस्टालर, और जो भी क्रिटिसिज्म किया था लाश महोदय ने वो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।